नमस्कार, बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह जमीन अधिग्रहण के कारण किसान मालिक से मजदूर होते जा रहे हैं। वे रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे हरियाणा की न्यायिक व्यवस्था और न्याय के लिए परेशान हो रहे लोगों से। किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने में वहाँ की न्यायिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि न्यायिक व्यवस्था कमजोर हो तो समाज सुचारू रूप से नहीं चल सकता। देश के विकास की गाड़ी भी अपनी पटरी से उतर जाती है। क्या आम आदमी को आज न्याय मिल पा रहा है? 15-15 साल चल जाके फिर भी बाप दादा तो चले जाते हैं, फिर बच्चा को दिक्कत हो जाती है। सरकार ने अपना को इंतज़ाम करना चाहिए। अब जो ये कार्रवाई करेंगे जल्दी से फैसला, वैसे कोर्ट का इंतज़ाम करना चाहिए, एक जल्दी से फैसला हो जाए। नहीं तो धक्के खाते रहे हैं उड़े, कोई सुनाई नहीं होती। अपना केस वापस लेगा, परेशान होगा, बैठ जाए। जल्दी से डिसीजन नहीं होते, इससे जो क्रिमिनल है वो एनकरेज होता है, वो सोचता है तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला और ये डिले हो जाएगा, जो गवाह है वो टूट जाएंगे, उनके प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और उससे उसको बेनिफिट तो क्रिमिनल को ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। इस देश की न्यायिक व्यवस्था अभी भी अंग्रेजों की बनाई रीति नीति पर चल रही है। आलम यह है कि न्याय के लिए पीढ़ियों तक मुकदमा चलता रहता है। कई बार तो दादा को न्याय चाहिए तो उसके पोते को मिल जाए तो गनीमत समझिए। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हरियाणा में आपको ऐसे बहुत सारे मुकदमे मिल जाएंगे जो आधी सदी से ज्यादा समय से चल रहे हैं। 10-20 साल वाले मुकदमे की तो बात ही करना बेकार है। टाइम तो घना लाग जाए, दीवानी में 20-20 साल लाग जाए, उम्र भी लेकर जाए। न्यायिक व्यवस्था हरियाणा की ही नहीं पूरे देश की बिगड़ी पड़ी है। आज कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देरी से मिला तो वो न्याय नहीं मिला, ये एक हकीकत बन चुका है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 10 लाख लोगों पर 10.5 जज आज उपलब्ध हैं और जबकि हमें 10 लाख की जनसंख्या पे 50 जज उपलब्ध होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पे, केंद्र सरकार पे काफ़ी दबाव डाला कि आप जजों की संख्या बढ़ाएं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक जजों की संख्या बढ़ नहीं पाई है। दूसरा, आप देखिए, अगर हम ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करें, क्योंकि मेरे पास इस समय आंकड़े जो हैं वो ऑल इंडिया लेवल के हैं, कि 1956 में 22 लाख पेंडिंग केसेस हमारे देश में थे, जो कि 2010 में 3 करोड़ 20 लाख केसेस आज पेंडिंग हैं। और ज़मीन पे जब लोगों से हम बात करते हैं तो आज 15-20 साल लग जाते हैं, लोगों के केस निपटान नहीं होते। बल्कि एक और बात सामने नज़र आई है कि अभी पिछले कुछ समय से न्यायपालिकाओं पे एक दबाव बढ़ा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटान करें, और वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? फलस्वरूप इसके क्या हो रहा है कि वह जहाँ एक तरफ केसों का, जहाँ वो ज़्यादा केसेस वो कर रहे हैं, वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स हैं उसमें बड़ी भारी गिरावट आई है। केसों का निपटान तो बढ़ गए लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे परिवार हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनके केसेस कई सालों से उनके पिताजी से चल रहे थे, वो पिताजी नहीं रहे तो बेटों के ऊपर आगे आ गए। तो एक व्यक्ति एक न्याय की उम्मीद करता है जब वो केस लगाता है। धीरे धीरे ये मैंने देखा है, ये कई हमारा सिस्टम भी गड़बड़ है। वकील ही आपस में मिले हुए होते हैं जो केस को ख़त्म नहीं होने देते, किसी तरह आगे बढ़ता रहता है ये केस। तो इस तरह से आम जनता इसको बहुत भुगतती है, और जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये केस चलता है तो वो इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लग जाता है। जो फ़ायदा होना चाहिए, किसी का ज़मीन का केस है, किसी का कोई दूसरा केस है, वो केस ही नहीं ख़त्म होता। तो केस ख़त्म नहीं होगा तो ना वो ज़मीन बेच सकेंगे, ना उसका कोई फ़ायदा उठा सकेंगे, तो वो सारी चीज़ें बेमायना से लगने लग जाती हैं। तो ये प्रणाली बहुत गड़बड़ है। मुकदमों का आलम ये है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर एकदम निचली अदालत तक हर जगह काफ़ी मुकदमे लंबित पड़े हैं। पूरे देश में 3.5 करोड़ मुकदमे लंबित पड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 55,000 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। हाई कोर्टों में सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे लंबित हैं, जहां 10 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी करीब 2.5 लाख मुकदमे लंबित हैं। इसकी वजह देखा जाए तो जुडिशरी सिस्टम तो है ही, उसके अलावा हम एडवोकेट्स भी इस मामले में हमारा भी पूरा वो रहता है कि भी ठीक है, हम कई बार हमारा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, कई बार हमारी कोई प्रॉब्लम होगी, हमने डेट्स आगे ले ली। अब जब डेट लेने की बात आती है यहाँ पे, अगर हमारा जुडिशल उसको डेट की थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर ले, अब हम कह देते हैं जी डेट दे दो, मान लो मुझे आज कहीं बाहर जाना है, मैं ये कह देती हूँ कि जी ठीक है मेरे पास आज टाइम नहीं है, मुझे डेट दे दे, तो हमारी डेट 2-4 दिन की दे दे, वो 4 महीने की डेट दे देते हैं। हम कहते हैं भी इतनी लंबी डेट ना है, मेरे पास डेट नहीं है, तो वो लिटिगेशंस बढ़ते रहते हैं। न्यायिक प्रशासन को करना ये होगा, जो लोक अदालत हैं वो परमानेंट हर महीने की 15 दिन के अंदर लगाई जाएं, और उसमें जो फैसला हो पंचायती राज की तरह जो फैसला होता है, उस पंचायती राज फैसले की तरह उसका फैसला किया जाए, ना कि कुछ हम वकील जो हैं, वकीलों में भी कमी है जो केस को पेंडिंग रखने में मदद करते हैं। इन मुकदमों को निपटाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। आलम यह है कि जितने मुकदमे निपटाए जा रहे हैं, उससे ज्यादा नए मुकदमे अदालतों में आ रहे हैं। इस वजह से अदालतों में पेंडिंग मुकदमों की तादाद बढ़ती जा रही है। पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए 2004 में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने सुझाव दिया कि जजों और अदालतों की संख्या बढ़ाकर ये मामले तेजी से सुलझाए जाने चाहिए। इसके लिए करीब 35,000 अदालतों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल देश में 12,148 अदालतें हैं। इनमें हरियाणा में 437 कोर्ट काम कर रही हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। इसके लिए कुछ और तथा अलग तरह के कदम उठाने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि एक टाइम लिमिट्स होती है किसी काम को निपटाने के लिए, जैसा कि प्राइवेट सेक्टर्स में आज की डेट में किया जा रहा है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो जजेस हैं कि एटलीस्ट आपको इतने केसेस को डील करना होगा मंथली। पूरी तरह से अनुभवी जजेस नियुक्त किए जाएं और उनके ज़िम्मे केवल यही काम हो कि आपने ये न्याय देना है जनता को और तेज़ी से देना है, और उसकी जिम्मेवारी भी डाल दी जाए कि रोज़ाना इतने फैसले आपने करने हैं। जैसे आजकल यूनिट हैं पूरे महीने की 30 यूनिट हैं, एक फैसला रोज़ का एक हुआ तो कितने फैसले होंगे? महीने में 25 फैसले। अगर ये यूनिट बंद कर दी जाए और उसको प्रोत्साहन के लिए इंसेंटिव भी दिया जाए जज को कि आप इतने ज़्यादा फैसले करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। जितने लंबित मामले हैं, इनका मेन कारण तो ये है कि लिटिगेशन तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन उनको एड्रेस करने के लिए मतलब जो नेसेसरी जजेस की पोस्ट है उतनी मतलब बहुत ज़्यादा खाली रह जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सरकार की रेवेन्यू की दिक्कत है या जो भी है जिस भी तरीके से, लेकिन उनका निपटारा का तो सबसे बेस्ट तो मेथड ये है कि एक प्रॉपर अप्रोच तो जब ही हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशल पोस्ट क्रिएट हों, ज़्यादा कोर्ट्स बने। लंबित मुकदमे निपटाने के लिए जजों और संबंधित स्टाफ की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और देश की 21 हाई कोर्टों में जजों की 895 पोस्ट मंजूर हैं, जिनमें 633 जज ही काम कर रहे हैं। 262 जजों की नियुक्ति ही नहीं की जा सकी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 68 जजों की मंजूरी है, जिसमें से 16 जजों की पोस्ट खाली है। वैसे पंजाब और हरियाणा की विभिन्न अदालतों में कुल 203 जजों की पोस्ट खाली हैं। हरियाणा में 93 जजों की पोस्ट खाली हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत भारी कमी है थ्रू आउट इंडिया। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, लगभग 3200 जुडिशियल ऑफिसर्स की कमी है लोअर जुडिशरी में, और वेरियस हाई कोर्ट्स में भी काफ़ी जजेस की कमी है। और लिटिगेशन जो है ना, दिन प्रतिदिन आबादी के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। बढ़िया शानदार जजेस की अपॉइंटमेंट हो, जिनकी अच्छी नॉलेज हो, और उनको यूनिट से ना बांध के यूँ कह जो प्रोसीडिंग जल्दी करें, उनको प्रोत्साहन दें और उनके ऊपर ये कहें कि जल्दी से जल्दी इसको निपटारा किया जाए। डेट बाउंड होने चाहिए। आज कोर्ट्स भरी हुई है केसेस के, और क्योंकि ये जजेस पूरे नहीं हैं, जो एक जज एक दिन में कितनी उसकी कैपेसिटी है निपटाने की, उससे ज़्यादा केस वो हैंडल कर रहे हैं, तो केस तो ख़त्म होंगे नहीं और वो आगे और चलते चले जाएंगे। इसमें जजेस को भी हम दोष नहीं दे सकते। कितनी नियुक्तियां ऐसी खाली, कई ऐसी सीट्स खाली पड़ी हैं जहाँ पे ये नियुक्ति होनी ज़रूरी है।
वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। कई सालों से वो पोस्ट खाली पड़ी है, उसको कोई भरता ही नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि जजेस को वहाँ पे पूरी तरह से नियुक्त किया जाए और उनको हर जज की कैपेसिटी के हिसाब से कि एक दिन में इतने केस निपटाने हैं, तो उसकी क्षमता भी बढ़ेगी केस को सही तरह से सुनने की और समझने की और एक सही न्याय देने की। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। 2008 में 2 ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए। लीगल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 1544 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और 171 कॉलेजों में लीगल लिटरेसी क्लब स्थापित किए गए हैं। फिर भी मामला सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। न्यायिक व्यवस्था पर हमारा ये कार्यक्रम जारी है। अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अभी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल। सुदेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुदेश जी, हमारे देश में न्याय बहुत देर से मिलता है, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर न्याय जो है बहुत देर से मिलता है और आपको बहुत से उदाहरण जो हैं वो मिलेंगे जो कि 10 साल से केस पेंडिंग है, 20 साल से पेंडिंग है, 30 साल से पेंडिंग है, कई केसेस तो 100 ईयर से भी ज़्यादा पेंडिंग है। और मतलब कि कैलकाटा कोर्ट्स के अंदर अगर मैं कुछ आंकड़े बताऊं कि कितने केसेस पेंडिंग हैं, 1956 के अंदर 22 लाख केसेस जो थे वो पेंडिंग थे और 2012 के अंदर वो 3.5 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। इसका मतलब कि जो अदालतें जो हैं वो समय पर न्याय नहीं दे पा रही हैं और यहाँ पर न्याय समय पर नहीं मिलता है, जल्द नहीं मिलता है, बहुत लंबी प्रक्रिया जो है चलती है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी देश व प्रदेश का सुचारू रूप से चलने के लिए आधार होता है कि उसका न्यायिक तंत्र जो है वो सही तरीके से और कुशलता से काम करे। क्योंकि जो लोग शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से पीड़ित होते हैं वो न्याय के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भी उनको न्याय मिले। और अगर वहाँ पे उनको न्याय में देरी होती है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या अपने आप में बन जाती है। जनता जल्द न्याय की उम्मीद रखती है। अगर उनको जल्द न्याय नहीं मिलता है तो स्थिति ऐसी पैदा होगी कि जिससे कि जनता जो है अपने हाथ में कानून लेगी और जंगल राज जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तो सरकारों के लिए इसको रोकना या उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि न्याय जो है वो समय पे मिले और जल्द मिले, पहली बात। दूसरी चीज़ कि आप ये देखें कि अगर न्याय नहीं मिल पाता है तो जो अपराधी है वो तो खुला घूम रहा है, लेकिन जो पीड़ित है वो अपने उसको अपराध को झेल रहा है। तो ये भी तो एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। तो इन्हीं सभी बातों से मैं कहता हूँ कि न्यायिक तंत्र के अंदर आज हमें ये ज़रूरत है कि न्याय जो है जल्द हो, समय पर हो। बिल्कुल, और जो बातें आपने कही बिल्कुल सही कही। लेकिन सुदेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बातें हैं ये सरकारें और न्यायिक तंत्र समझते नहीं या समझना नहीं चाहते? देखिए कि अगर मैं ये कहूँ कि न्यायिक तंत्र या सरकारें इन बातों को जानते नहीं हैं या समझते नहीं हैं तो गलत होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझते हैं, वो बुद्धिमान लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए। लेकिन शायद वो इच्छा शक्ति या राजनीतिक डायरेक्टिव पॉलिसीज शायद उनकी तरफ नहीं आती है जिससे कि इनकी समस्याओं का वो समाधान कर सकें। मैं यहाँ पे मैंने आपको पेंडिंग केसेस के आंकड़े तो बता ही दिए हैं, मैं आपको थोड़े से और आंकड़े यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भी हमारे जो जजेस की संख्या है जो आज 10 लाख पे 11 जजेस हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बढ़ाकर 50 जो है जजेस हो जाने चाहिए, लेकिन आज तक सरकार ने नहीं किए। अब बताइए इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? इसमें तो सिर्फ सीधा सा बात है कि वो सरकार करना ही नहीं चाहती है। आप बजट की बात ले लीजिए, आप बजट के अंदर अमेरिका के अंदर जो 4.5% और जीडीपी का वो न्यायिक प्रणाली के ऊपर खर्च किया जाता है, 4.5%। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। सिंगापुर के अंदर यही तकरीबन 1.5% खर्च किया जाता है, लेकिन भारत के अंदर क्या है 0.2%, मतलब 1 रुपये का भी 20 पैसे। आज इतना पैसा जो है हम न्यायिक प्रक्रिया पे खर्च करते हैं, न्यायिक तंत्र पे खर्च करते हैं। आप देखिए कि बजट ही नहीं है। जब बजट ही नहीं है तो अदालतें नहीं है, अदालतें नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और हरियाणा की बात ले लीजिए,
शायद 578 जजेज की जो नियुक्ति है वो होनी चाहिए हरियाणा के अंदर, आज उसमें से 476 जजेज ही अपॉइंटेड हैं। क्यों भाई? क्या ये समझ नहीं आता है? बिल्कुल समझ आता है, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि इनकी इच्छा शक्ति जो है उसी के अंदर जो है कमी मुझे जो है वो नज़र आती है। सरकारें क्या करती हैं, कमीशन या कमेटीज, जुडिशियल रिफॉर्म कमीशन ये बनाती रहती हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट को कभी लागू नहीं करती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति के अंदर, सरकार की नीयत के अंदर, प्राथमिकता के अंदर कहीं ना कहीं कमी जरूर है। सुदेश जी, आपको क्या लगता है कि जल्दी न्याय दिलाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है? न्यायिक तंत्र या न्यायिक प्रक्रिया जो है, हम तो ये मानते हैं कि न्यायिक तंत्र के बदलाव की बजाय इसको नए सिरे से ही लुक करने की जरूरत है, नया तंत्र ही खड़ा करने की जरूरत है, इसको पूरा ओवरहाल करने की जरूरत है। क्योंकि आज ये जो तंत्र बना हुआ है ना हमारा, ये बहुत पुराना बना हुआ है। ये तो अंग्रेजों के जमाने का चल रहा है। अंग्रेजों ने ये जो कानून बनाए थे, ये बनाए थे कि हम देश के ऊपर कैसे राज कर सकते हैं, लेकिन आज तो हम आज़ाद देश हैं। तो इस प्रक्रिया को हमें देखना होगा कि नए सिरे से ही हमें इसे खड़ा करना होगा। और हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि बजट के अंदर जो है हम एलोकेशन ज़्यादा करें। एक तो हमें ये काम करना होगा। हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो जुडिशियल सिस्टम को देनी होगी, जिससे कि वो अपने फैसले खुद कर सके। नियुक्तियां जो हैं, जजेस के लिए कितना स्टाफ चाहिए, कितना नहीं चाहिए, जजेस चाहिए कि क्या कोर्ट्स के अंदर इंतजाम होने चाहिए, ये फैसले भी हमें उनके ऊपर छोड़ने पड़ेंगे। साथ साथ जब तक कि आधारभूत ढांचा जो है वो ठीक नहीं होगा, उनकी बिल्डिंग ठीक नहीं होगी, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, वकीलों की व्यवस्था नहीं होगी, तो तब तक बात नहीं बनेगी। तो आज ये पूरा नए सिरे से तंत्र खड़े करने की जरूरत है। अगर हम ये खड़ा करते हैं तभी हम ये मान पाएंगे कि हम जल्द और समय पर न्याय दे पाएंगे। सुदेश जी, ये भी कहा जाता है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो महंगी है और इसी वजह से गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता। न्यायिक प्रक्रिया के लिए जो खर्चा होता है वो दो किस्म के मोटे खर्चे होते हैं जी। पहला खर्चा तो होता है कि जो वकीलों की फीस है, और दूसरा खर्चा होता है कि जो कोर्ट की फीस भरनी पड़ती है। कोर्ट की फीस तो भर देता है, जो जिसने केस किया होता है वो भर देता है, जो प्लेंटिफ होता है उसको भर देता है। लेकिन जो वकीलों की फीस है वो उसके लिए बड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि एक तो है कि क्योंकि जितनी देरी से अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, समय पर न्याय नहीं मिलता, जल्दी फैसले नहीं होते। शुरू में तो वो वकील की फीस भर देता है, लेकिन वो इतनी लंबी खिंच जाती है कि उसकी कमर टूट जाती है, जिससे कि गरीब आदमी उसको झेल नहीं पाता है। और हमने तो कई केसेस ऐसे भी देखे हैं जो कि बीच में छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें न्याय चाहिए ही नहीं। हमने मतलब कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि हमारे साथ ही काम करने लगे, उनके भाई का मर्डर हो गया, लेकिन उन्होंने इतनी गरीबी थी कि उन्होंने 10 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी उसके अदालतों के चक्कर काटने छोड़ दिए, और जिसने कत्ल किया था वो छूट गया। तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं, क्योंकि कहाँ से लाएगा पैसा, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, उसको न्याय नहीं मिलता है। तो इसलिए न्याय में देरी और जो वकीलों के जो चक्कर हैं, जो तंत्र है, ये पूरा बिगड़ चुका है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी बात है। देखिए कि बार बार हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने बहुत सी मीटिंग्स के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सरल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, शीघ्र होनी चाहिए। 3 चीज़ें कही उन्होंने, सस्ती, सरल और शीघ्र। ये तीनों ही नहीं है, ना सस्ती है, ना सरल है, ना शीघ्र है। तो क्या है ये? इसको ठीक करने की जरूरत है जी। तो जल्दी और सहज ढंग से न्याय दिलाने के बारे में जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुदेश जी, वकीलों की हड़ताल की वजह से भी न्याय मिलने में देरी होती है। छोटी छोटी बातों पर अक्सर वकील अदालतों में काम करना बंद कर देते हैं। इस समस्या से कैसे निपटा जाए? देखिए कि ये बिल्कुल गलत है। हम ये मानते हैं कि जो वकील छोटी छोटी बातों पर हड़ताल पे चले जाते हैं, न्याय प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। और अफसोस तो तब होता है कि जब वकील जो है वो न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए हड़ताल नहीं करते हैं। वो हड़ताल करते हैं अपने किसी छोटे मोटे कारणों से, या किसी जज ने किसी वकील को कुछ कह दिया तो उसके लिए हड़ताल कर दी, या ऐसी छोटी छोटी घटनाएं सामने आती हैं जी। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक फैसला दिया था, हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसके अंदर कहा गया था वकीलों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है।
तो आप ये देखिए कि जब दुनिया के किसी कोने में वकील हड़ताल नहीं करते हैं तो भारत में क्यों करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को जो है वकीलों को ही समझना होगा, उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। वकीलों की जिम्मेदारी है कि वो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर न्याय दिलाने के अंदर अदालतों की मदद करें जी। और इस जिम्मेदारी को वो ना भूलें। प्रोफेशनलिज्म है उनका, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम ये चाहेंगे कि वकील खुद इस बात का विश्लेषण करें और विश्लेषण करके ये फैसला लें कि भी हमें हड़ताल नहीं करनी है। अगर हमें कोई प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करने के और दूसरे तरीके निकाल सकते हैं। आप प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट को कोई नहीं रोकता है, लेकिन आप काम में न्यायिक प्रक्रिया के अंदर बाधा मत डालिए, ये हमारा उनसे अनुरोध रहेगा। आज जजेस की ईमानदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भ्रष्टाचार जैसी बीमारी जो है हमारी अदालतों में भी पहुंच गई है। बहुत से किस्से जो हैं वो सामने आए हैं जहां पे कि अदालतों के अंदर लेन देन जो है वो होता है जी। ये मामले जो सामने आए हैं ये निचली अदालतों में ही नहीं, ये हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर भी पहुंच गए हैं भ्रष्टाचार। तो ये भी कुछ मामले सामने आए हैं। आज इसको बहुत ही ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश निर्माण के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि न्यायिक प्रणाली जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए और स्वार्थ से ऊपर उठकर होनी चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चरित्र निर्माण जो है इस समस्या का सबसे बड़ा जो है सॉल्यूशन होगा, इसका सबसे बड़ा समाधान होगा। क्योंकि जो कोई चरित्र निर्माण से ही हम एक इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और जिस वजह से, जैसे आर्थिक तौर की वजह से जो है, जो अगर ये भ्रष्टाचार होता है अदालतों के अंदर, तो आर्थिक रूप में भी सरकार को ये देखना चाहिए कि जजों की जो आमदनी है वो उसके हिसाब से तय की जाए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन जो है वो रख सकें और सिद्धांत को जो है वो पालन कर सकें। ये बहुत ज़रूरी बात है। सुधीर जी, हम ये देखते हैं कि लोगों को न्याय देर से मिलता है, जजेस की निष्ठा पर सवाल उठते हैं और कई बार सरकारें भी फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में लोगों को निष्पक्ष और उचित न्याय मिल पाएगा? देखिए कि आपने जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये तीनों चीज़ें जो आपने कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। जैसे क्या है कि देर से न्याय मिलता है, जजों की निष्ठा पे सरकारें प्रभावित करती हैं, या और भी कई कारण हैं जिससे कि आधारभूत ढांचा नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ऐसे में निष्पक्ष या न्याय मिलना या उचित न्याय मिलना या समानता का न्याय मिलना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि ये सारे सवाल जो है ना न्याय प्रणाली के ऊपर जो है, मतलब कि ठीक तरीके से हमें नहीं लगता है कि ये कोई सही तंत्र है। तो अगर हमें उचित और निष्पक्ष न्याय देने की प्रक्रिया में जाना है तो हमें ये सब चीज़ों के ऊपर ख्याल करना पड़ेगा, जिससे कि उचित और निष्पक्ष न्याय जो है वो जनता को मिल सके। जी, इसके लिए समस्त भारतीय पार्टी की क्या नीति है? देखिए कि समस्त भारतीय पार्टी ये मानती है कि देश के अंदर न्यायिक तंत्र जो है वो एक सक्रिय तंत्र होना चाहिए, ये हम मानते हैं। और सबसे पहले तो हम राजनीतिक इच्छा शक्ति लाएंगे कि हमें इसे ठीक करना है, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने हैं और इसे ठीक करना है। और जुडिशरी के साथ मिल बैठकर हम इसकी जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए, उसको हम करेंगे। हम जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि देखिए फाइनेंसिस के बगैर जुडिशरी काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको पैसा तो चाहिए। हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है जुडिशरी को देंगे, जिससे कि वो अपनी जो है प्लानिंग जो है वो खुद कर सके, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले के, उनको पता है कि क्या करना है, तो उनको ये देना जरूरी है। हम ये भी चाहेंगे कि जो जजेस के पद जो हैं जो खाली पड़े हैं उनको जो है उनकी नियुक्तियाँ की जाएँ, उनको भरा जाए। हम अदालतों के अंदर जो आधारभूत ढांचे की जो ज़रूरत पड़ती है हम उसको ठीक करेंगे, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे, हम उसे ठीक करेंगे। हम इसके लिए नए तरीके ईजाद करेंगे, जिससे कि जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनकी जो है निपटान जो है वो जल्द हो जाए। हम उसके लिए नाइट शिफ्ट लगा सकते हैं, हम जो रिटायर्ड जजेज हैं उनकी नियुक्तियां कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कि हम किया जा सकता है, जिससे कि जो पेंडिंग केसेज है उनको क्लियर किया जाए। हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को भी लाएंगे, साथ ही साथ जो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, हम उनकी भी समीक्षा करके हम उनको भी चेंज करेंगे। और जो आज जजों की निष्ठा और ईमानदारी पर भी जो सवाल उठे हैं, अगर वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है उसके खिलाफ भी हम सख्त कानून बनाएंगे, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी जो मैंने कहा ना कि जवाबदेही भी लाएंगे, तो वो ये उसका भी हिस्सा होगा। हम सरल, शीघ्र और सस्ता न्याय जो है वो जनता को मिलना चाहिए, हम ऐसी नीतियाँ जो है वो लागू करेंगे। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आप इसमें कामयाब हों ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी न्यायिक व्यवस्था की पुनः समीक्षा करके इसमें जरूरी बदलाव लाए जाने चाहिए और ये तभी संभव है जब इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव 122002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मिलेंगे राज्य के बजट के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।